गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत में खनिज की उपलब्धता के बारे में जानेंगे। हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य कई धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हमको आज जानना है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि खनिज क्या होता है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारा जो है खनिज कहाँ कहाँ कौन कौन से भारत में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप तालिका देख रहे हैं, धातु का नाम दिया हुआ है, अयस्क का नाम, प्राप्ति स्थान। लोहा, उसका अयस्क हेमेटाइट है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। दूसरा है तांबा। तांबा, उसके अयस्क का नाम है कॉपर पाइराइट। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। फिर सोना। सोना मुक्त अवस्था में या कोलार की खान कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कैल्शियम। कैल्शियम का अयस्क का नाम चूना पत्थर। यह सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस तरह से इस तालिका के माध्यम से हमने जाना कि खनिज जो है कहाँ कहाँ अपने देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे अभ्रक है, कोयला है, पेट्रोलियम है आदि। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहा जाता है। अपने देश में इसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है, इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब हम जानते हैं धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था के अंतर्गत हम आज जानेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपको पारा यानी Hg, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। इसके बाद कठोरता, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको सोडियम दिखाई दे रहा है। इसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यह सोडियम धातु है, जबकि अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो कठोर इतनी होती हैं कि आपको उसको काटना मुश्किल होता है। इसके बाद अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला है फास्फोरस। फास्फोरस को भी बहुत आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी दोनों जो है क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम। इसके बाद चमक है। धातुओं की एक अपनी चमक होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सोने की चमक है। सोना जो है पीले कलर का और चमकदार होता है और यह धातु है। इसी तरह से आगे आने वाले पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चांदी है, जिसको सिल्वर कहते हैं, Ag। इसकी भी अपनी चमक है। इसके बाद कुछ बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं जो कॉपर यानी तांबे के हैं, इनकी भी अपनी चमक होती है। इस तरह से धातुओं की अपनी चमक होती है। इसे धात्विक चमक कहते हैं या मेटेलिक चमक भी कह सकते हैं। इससे आभूषण भी अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं, जिसकी उपयोग हम लोग करते हैं। आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि पीट करके धातु के टुकड़े को पहले की अपेक्षा और अधिक चपटा किया जाए, यानी धातुओं को पीट कर उनको चादर का रूप दे देना ही आघातवर्धनीयता कहलाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चांदी सोने का जो फॉयल है आपको दिखाई दे रहा है। यह इसी तरह से चांदी का भी फॉयल अभी आपको आएगा, दिखाई देगा।
तो यह फॉयल के रूप में यानी एक चादर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो अधिकांश जो जैसे जस्ता जो है कम आघात वर्धनीय होता है। अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर भंगुर होती हैं। इसके बाद हम तन्यता के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही तन्यता कहते हैं। तो आगे देखें, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। कुछ और भी जाने। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है चालकता। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक संयोजन किया गया है जिसमें बैटरी है, बल्ब है और तार से जोड़ दिया गया है और एक जगह उसको खुला छोड़ दिया गया है ताकि हम उससे अपना प्रयोग कर सकें। तो जहाँ पे हमने तार छोड़ा है या हम की कह सकते हैं, जहाँ पे हमने की लगाया है वहाँ पे हम धातुओं का परीक्षण करेंगे। यदि वस्तुओं का परीक्षण करेंगे, यदि हम वहाँ वस्तु को ले जाते हैं और बल्ब जलने लगता है तो इसका मतलब वो सुचालक है। यदि नहीं जलता है बल्ब तो वह वस्तु कुचालक है। इस तरह से हम यह जाने कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, क्योंकि इससे विद्युत का प्रभाव संभव है। अधिकांश अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। लोहे की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब इसी प्रयोग को कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की छड़ द्वारा भी दोहराया जा सकता है, यानी ऊष्मा की वो सुचालक होती हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताया, एक विद्युत सुचालक और दूसरा ऊष्मा सुचालक के बारे में आपको मैंने बताया। इसका बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। अभी जो मैंने अभी आपको बताया है कि सुचालक कुचालक, जिससे प्रवाह जो है विद्युत का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है तो वह विद्युत का सुचालक होता है। जिसमें नहीं पहुंचता है वो कुचालक होता है। तो ऐसा 5 वस्तुओं का नाम अलग अलग तालिका बना लेंगे, एक तरफ सुचालक एक तरफ कुचालक, और बना करके हमको व्हाट्सएप कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।